Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with the chapter depreciation and amortization. Right. एक एक करके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 1. स्टार्टिंग में एकदम इजी क्वेश्चंस मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन. तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन किस पर कंप्यूट होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर. राइट. सो इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 5.11. आ जाओ. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of rupees 14 lakhs and spent rupees 1 lakh on its installation. तो 1 लाख का इंस्टॉलेशन कॉस्ट अपने क्या करेंगे? मशीन के कॉस्ट के साथ ऐड. यानी इनका ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया? 14 lakhs plus 1 lakh is equal to rupees 15 lakhs. ये मशीन कब परचेज हुआ? 1 जुलाई 2021 को. द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर. यानी हर साल डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट करके कैलकुलेट होगा. राइट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना? रुपीज 15 lakhs. ओरिजिनल कॉस्ट रुपीज 15 lakhs. 15 lakhs पर 10% per annum. The books are closed on 31st December every year. यानी हर साल ईयर एंड 31st दिसंबर को होता है. अकाउंटिंग ईयर एंड 31st दिसंबर को होता है. यानी कैलेंडर ईयर इज फॉलोड एज द अकाउंटिंग ईयर. सो ईयर स्टार्ट्स ऑन 1st Jan 2000. अच्छा, ईयर दिया हुआ है 2021, ends on 31st December 2021. Okay, here. सो हर साल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1st Jan को और एंड होता है 31st December को. अपने को इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर 2021 एंड 2022. अच्छा, ये मशीन कब परचेज हुआ है? ऑन 1 जुलाई 2021. यानी 2021 में ये मशीन कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ है? 6 months. 2006 मंथ्स के लिए यूज हुआ है. तो अपने 2021 में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बता दो. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करोगे? 14 लाख, 1 लाख या 15 लाख पर? 15 ओरिजिनल lakhs. कॉस्ट कितना है? 15 lakhs. 15 लाख ना. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 15 लाख. 15 लाख कैसा आया? 14 लाख प्लस 1 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट अपने ऐड कर देते हैं. तो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख है. तो 15 लाख पर 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 75,000. ठीक है. तो क्या एंट्रीज पास होंगी? सबसे पहले 2021 में 1 जुलाई 2021 को जब मशीन परचेज हुआ तो एंट्री पास होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15 lakhs, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 lakhs. ये परचेज कॉस्ट है. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है. या फिर सिंपली आप एक ही साथ रुपीज 15 लाख टू बैंक. ठीक है. देन डेप्रिसिएशन ईयर एंड में चार्ज होता है. ईयर एंड हो रहा है 31st December. डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 15 लाख का 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 75,000. डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देने के बाद मशीन का बैलेंस कितना आ रहा है? 14,25,000 ईयर के एंड में. अच्छा, मेरे को बताइए 14,25,000 है क्या? ये 14,25,000 को अपने क्या बोलते हैं? 14,25,000 इज व्हाट? मशीन का वैल्यू है ये।
मशीन का व्हाट वैल्यू है? वैल्यू को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेट क्या किया है आपने? रिटर्न आपने डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू बोलेंगे ना, रिटन डाउन वैल्यू। नाम से इसका मतलब को समझो। रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन को अपने क्या कर रहे हैं, असेट में से माइनस, तभी मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन है। मशीन इज एन एसेट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन से मशीन डिक्रीज, मशीन का वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज यानी वैल्यू कम्स डाउन, सो वैल्यू इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। यानी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज करने के बाद मशीन का जो वैल्यू बचता है, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का वैल्यू कम्स डाउन, इट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। अब याद कर लो इसको, मतलब समझ लिया तो बस अब सेट करो दिमाग में। सो 14,25,000 इज रिटन डाउन वैल्यू, WDV। इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2022 में ब्रॉट डाउन, देन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 15 लाख। 2022 में ये मशीन फुल ईयर के लिए यूज हुआ है, सो फुल ईयर का डिप्रिसिएशन इज 15 लाख का 10% 1,50,000, यानी 2022 में डिप्रिसिएशन इज 1,50,000। 15 लाख का 10% इज 1,50,000। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2022 को बाय डिप्रिसिएशन 15 लाख का 10% 1,50,000। देन करके मशीन अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 12,75,000। यस और नो? क्लियर? सो ये 12,75,000 क्या है, रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2022। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखो, जैसे मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीन, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डेप्रिसिएशन होने के कारण मशीन का वैल्यू डिक्रीज, मशीन एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सो एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एंड क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड हर एक नॉमिनल अकाउंट ईयर के एंड में क्लोज हो जाता है बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ईयर के एंड में जाकर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में जाकर हर एक नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन 2021 का डिप्रिसिएशन 75,000, इसको अपने कहाँ पर जाकर क्लोज करेंगे? डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, ये सो नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो? ठीक है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के बाद देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस नहीं बचता है, तो ये हर एक नॉमिनल अकाउंट के केस में होगा। नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस एंड इनकम का अकाउंट, एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स रेवेन्यूज, इन सब के अकाउंट को अपने नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो हर एक नॉमिनल अकाउंट को ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्लोज करना है, कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन नहीं होता है, इसको करेंट ईयर में ही क्लोज कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। क्लियर है? सेम अपने 2022 के केस में भी किया है। सो इलस्ट्रेशन वन अपने को समझाता था स्ट्रेट लाइन मेथड,
जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है। इलस्ट्रेशन 2 अपने को WDV मेथड बताएगा। WDV जैसा कि हमने अभी देखा, इट इज रिटन डाउन वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन का वैल्यू जो बचता है दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के केस में हर साल डेप्रिसिएशन WDV पर कैलकुलेट होगा। यानी जैसे फर्स्ट ईयर में रिटन डाउन वैल्यू 14,25,000 है, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 2022 में डेप्रिसिएशन 15 लाख के ऊपर नहीं, 14,25,000 पर कैलकुलेट होगा। तो WDV मेथड के केस में हर साल डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओके। अब देखो, हर साल जो रिटन डाउन वैल्यू है वो कम होते जाएगा, बिकॉज हर साल अगर अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हर साल रिटन डाउन वैल्यू भी कम 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 होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन अगर रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी हर साल कम 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 होते जाएगा, है ना। रिटन डाउन वैल्यू हर साल कम होते जा रहे हैं, बिकॉज हर साल अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो रिटन डाउन वैल्यू भी कम होते जा रहे हैं। एंड हर साल डेप्रिसिएशन इसी पर कैलकुलेट हो रहा है, यानी हर साल डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू। मतलब क्या, हर साल मशीन का बैलेंस भी कम होते जा रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कम होते जा रहे हैं। तभी इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को अपने क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों, बिकॉज डेप्रिसिएशन WDV पर कैलकुलेट हो रहा है, एंड WDV हर साल रिड्यूस होते जा रहे हैं, डिमिनिश होते जा रहे हैं। डिमिनिश मतलब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो मशीन का WDV हर साल, देखो ना, ईयर 1 में था 14,25,000, ईयर 2 में WDV कम हो गया। तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हर साल का WDV कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। द बैलेंस गेट्स रिड्यूस्ड यानी डिक्रीज यानी डिमिनिश। सो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन WDV, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस पर कैलकुलेट हो रहे हैं। दैट इज वाई इसका दूसरा और तीसरा नाम क्या है, WDV मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 वाले ही, बट इसमें डेप्रिसिएशन WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीनों में से जो भी आप बोल लो। तो फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट ही है, तो उसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू तो फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस है वो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट ईयर में तो दोनों ही मेथड्स में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी फर्स्ट ईयर में SLM एंड WDV दोनों केस में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर ही कैलकुलेट होगा, बिकॉज WDV अपने को फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा। अब सेकेंड ईयर से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो WDV पर कैलकुलेट होगा। देखो, WDV 14,25,000 है, तो सेकेंड ईयर 2022 में डेप्रिसिएशन 14,25,000 पर कैलकुलेट हुआ, करके बैलेंस आ रहा है 12,82,500। क्लियर है। अच्छा, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है, हम लोग इन जनरल ज्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर फोकस करते हैं। ध्यान से सुनना, 2 मिनट बोलने देना, सुनो। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर इन जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड पर फोकस करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी उसी पर ज्यादा आता है, क्योंकि एक रीजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10B स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड को ही प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर ही, इन दोनों मेथड्स पर ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। बट इंस्टीट्यूट ने रीसेंट एग्जाम में गेम खेल दिया। गेम क्या खेला, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन
सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड पर दे दिया, जिसको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं। रिसेंट एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड पर एक फुल फ्लेजेड डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे दिया, जिसको हम लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, इंस्टीट्यूट यानी आईसीआई के एग्जाम में, चाहे फाउंडेशन का कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटर का कोई भी सब्जेक्ट हो, फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का सारा टॉपिक जो मटेरियल में प्रेजेंट है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक में से कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो धक्का लग गया स्टूडेंट को, उन लोग को समझ में नहीं आया सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, बिकॉज उन लोग तो SLM WDV ये सब करके गया था। एंड दिया तो दिया, इस मेथड के साथ दे आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग प्रोविजन मेथड के हिसाब से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करना था। यानी सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड is the method to charge depreciation and the method to account for depreciation, provision for depreciation। हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो बेसिकली मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन यानी मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सीख रहे हैं। तो उनमें से एक मेथड ये सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड है। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने का रेगुलर जो मेथड है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या टू एसेट जो भी है, बट इसका मॉडर्न मेथड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो अकाउंटिंग करने का एक और मेथड है, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक और तरीका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे दिया, सोचो, है ना, राइट। तो सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड बेसिकली क्या है, इट्स अ वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो रहा है, यस और नो? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो रहा है, क्यों? बिकॉज हर साल डेप्रिसिएशन WDV पर चार्ज हो रहा है। अब क्योंकि हर साल WDV भी कम हो रहा है, तो WDV पर डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है। यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक फीचर क्या है, एक सॉलिड मेन फीचर क्या है, कि क्योंकि डेप्रिसिएशन WDV पर कैलकुलेट होता है जो कि हर साल रिड्यूस एंड डिमिनिश होते जाता है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल कम होते जाता है। ये एक मेन सॉलिड फीचर है। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड में भी ये सेम फीचर देखने को मिलेगा। कैसे है क्या ये मेथड, ध्यान से सुनो, ठीक है? सिंपल सा इसका कंसेप्ट में पहले बताता हूं। जैसे मशीन का लाइफ अगर से 5 इयर्स है, ठीक है, मशीन का लाइफ 5 इयर्स है, ठीक है, 5 इयर्स है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2:1। चीज को समझो, समझा रहा हूं मैं। अगर मशीन का लाइफ 5 साल है, तो 5 साल में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है? अगर मशीन का लाइफ 5 साल है तो उसको 5 साल यूज करेंगे, तो 5 साल में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है? इस रेशियो में 5:4:3:2:1। कैसे? सबसे पहले साल में, अब रेशियो बना रहे हैं, रेशियो 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 बना रहे हैं ना, 5:4:3:2:1। तो 5+4+3+2+1 करके बताओ कितना आ रहा है? 5+4+3+2+1 करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 15। 15। देखो 15 कैलकुलेट करने का दो तरीका है, 15 कैलकुलेट करने का दो तरीका है। एक तो जैसा हमने अभी किया कैलकुलेटर में या मेंटल मैथ्स, 5+4+3+2+1 = 15। एक और तरीका है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने,
n into n plus 1 by 2. n is नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कितने नेचुरल नंबर्स है? 5 नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यस और नो? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो इसमें कितने नेचुरल नंबर्स आपको मिल रहे हैं? 5 नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। तो n stands for the number of natural numbers, 5, first 5 natural numbers, first 5 natural numbers. So 5 into 5 plus 1 by 2 कितना आ रहा है बोलो? 5 into 6 by 2 is how much? 50. yes or no? तो दो तरीका है। तरीका नंबर एक जो हमने अभी किया मेंटल मैथ से, कैलसी में 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दिया, या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n into n plus 1 by 2. n is the first n natural numbers, the first n natural numbers, first n natural numbers starting from 1. Natural number starts from 1, whole number starts from 0. Okay. तो ये फॉर्मूला कब अपने यूज करने से अपने को हेल्प मिलेगा? जब नंबर ऑफ इयर्स से 10 इयर्स है या 15 इयर्स है या 20 इयर्स है, तब अपने ये फॉर्मूला यूज करने से इजीली टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। ये सोनो, इसमें तो खाली 5 ही नंबर्स थे तो मेंटली हो गया वो, बट अगर नंबर ऑफ इयर्स से 10 होता, 15 होता, तब तो काफी सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ता, जो कि कैलकुलेटर में करने से हो सकता है मिस्टेक हो जाए या जो भी हो, नहीं भी हो सकता है। फॉर्मूला करने से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ईयर 1 में डेप्रिशिएट कैसे करना है? डेप्रिसिएशन समझ में आ रहा है ना? अब वापस मेथड में आ रहे हैं, वापस मेथड में आ रहे हैं। तो सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक वेरिएशन है, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट विल डिक्रीज। तो सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड क्या बोलते हैं कि अगर मशीन का लाइफ 5 साल है, तो अपने को मशीन को 5 साल में कैसे डेप्रिसिएट करना है? 5 साल यूज करेंगे मशीन को, यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 5 साल में कैसे डेप्रिसिएट करना है? 5:4:3:2:1 रेशियो अप्लाई करने के लिए पहले सबको टोटल करते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 5/15। सेकेंड ईयर में, अच्छा 5/15 किसका करोगे बताओ? 5/15 किसका करोगे? कौन से अमाउंट का 5/15 करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू। इसका भी लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है। ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू का 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 करना है। ओरिजिनल कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है, ओरिजिनल कॉस्ट से ₹10 लाख है, ठीक है? यानी ईयर के, यानी जब मशीन परचेज किया था तो पॉकेट में से 10 लाख रुपया निकला, कंपनी के अकाउंट में से 10 लाख रुपया निकला, एंड 5 साल उसको यूज करेगा, तो 5 साल के बाद मशीन को पुराना हो जाएगा वो, तो उसको बेच के नया मशीन खरीदेंगे। तो पुराना मशीन को कितना में बेचोगे? उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, यानी 1 लाख का वैल्यू अपने को रियलाइज होगा, यानी वो 1 लाख रुपया पॉकेट में आया, अकाउंट में घुसा 1 लाख रुपया। यानी अपने को पॉकेट पिंच, जो अपने बोलते हैं ना पॉकेट पिंच, कितना का लगा? स्टार्टिंग में 10 लाख निकला, 5 साल बाद 1 लाख घुसा, तो पॉकेट पिंच कितना हुआ? 9 लाख रुपया। तो ये 9 लाख जितना वर्थ ऑफ द एसेट को हमने 5 साल में यूज किया है, बिकॉज एसेट को परचेज किया था 10 लाख में, 5 साल उसको यूज करने के बाद जब उसको बेचेंगे तो बेचकर 1 लाख रुपया हाथ में आएगा। यानी इन 5 सालों में हमने 9 लाख जितना वर्थ ऑफ द एसेट को यूज किया, बिकॉज 1 लाख तो एंड में जाकर मिल ही जा रहा है वापिस। यानी ये 5 साल में एसेट का कितना वर्थ वैल्यू आपने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, बोलो? 9 लाख। तो ये 9 लाख को ही अपने को डेप्रिशिएट करना है over the 5 years in the ratio 5:4:3:2:1। क्लियर है? ये सोनो, ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट, नॉट डेप्रिशिएशन अमाउंट, इट इज कॉल्ड
डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी जिस अमाउंट को अपने को ओवर द 5 years ओवर द यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करना है। ठीक है। सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू के लिए एक टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल अमाउंट, नॉट डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी जिस अमाउंट को अपने को ओवर द यूजफुल लाइफ 5 साल में डेप्रिशिएट करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, तो उसका डेप्रिशिएबल अमाउंट 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख है। तो अपने को 9 लाख को डेप्रिशिएट करना है 5 साल में, इन द रेशियो 5:4:3:2:1। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बताओ। तो 9 लाख को बांटना है 5 साल में 5:4:3:2:1 के रेशियो में। तो 9 लाख को कैसे बांटोगे? ईयर 1 में 9 लाख इंटू 5/15, ईयर 2 में 9 लाख इंटू 4/15, ईयर 3 में 9 लाख इंटू 3/15, ईयर 4 में 9 लाख इंटू 2/15, ईयर 5 में 9 लाख इंटू 1/15। ये सोनो। हाँ ना, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक है, राइट। ओके, अब मेरे को बताओ, फटाफट बताना। सपोज एक एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है से 50,000 एंड इसका यूजफुल लाइफ 10 years का है, और 10 years के बाद इसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5,000 होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? मैं लिख के दूं क्या एग्जाम्पल? रिपीट कर दीजिएगा बस। मैं रिपीट कर दो बेटा, एक सेकंड। एक मशीन है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट से 50,000 है, इसका यूजफुल लाइफ से 10 years है, एंड 10 years के बाद इसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो बेचकर मिलेगा हाथ में से 5,000 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट बताओ। डेप्रिशिएबल अमाउंट 45,000। 45,000 कैसे निकाला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 45,000। 45,000 इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी 45,000 को अपने को डेप्रिशिएट करना है 10 सालों में। ठीक है, बिकॉज अपने 45,000 जितना वर्थ ऑफ द एसेट को यूज किया है 10 साल में। स्टार्टिंग में 50,000 अकाउंट में से गया था, 10 साल के बाद 50,000 अकाउंट में आएगा। तो अपना पॉकेट पिंच 45,000 है, यानी ओवर द 10 years हमने 45,000 वर्थ ऑफ द एसेट को यूज किया है। तो 45,000 को ही डेप्रिशिएट करना है 10 साल में। कैसे डेप्रिशिएट करना है? रेशियो बता दो, अगर सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड है तो। टेल मी द रेशियो। 10 साल में डेप्रिशिएट 45,000 को कैसे करना है? 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1। ठीक है। तो ईयर 1 में, अच्छा, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले क्या करना है? रेशियो में डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो पहले 10+9+8+7+5+4+3+1+3+2+1 कितना आ रहा है? 55। 55। फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। n मीन्स द फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो 1 to 10 है, तो 10 नेचुरल नंबर्स है ना? तो 10 × 11/2, 55 आ रहा है। ठीक है। तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बता दो कैसे कैलकुलेट होगा? 45,000 इंटू 10/55। 10/55, ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वन ऑफ द मेथड्स है। कितना आ रहा है फिर भी बताओ, अमाउंट कितना आ रहा है? 45,000 इंटू 10/55 इज कमिंग टू 8182। ईयर 2 में 9/55, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो। 45,000 इंटू 9/55, 7,364 आ रहा है। अब एक और यस साल सर। कर लेते हैं।
ईयर 3 का बता देना मेरे से पहले, करके बता फटाफट। 45,000 इंटू 8/8/55 कितना आ रहा है? 6545। 6545। 6545। सो ये डेप्रिसिएशन देखो ना, इसमें भी क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होते जा रहा है ना, बिल्कुल सिमिलर टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसलिए कहा जाता है कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक वेरिएशन है। वेरिएशन है मतलब सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, वेरिएशन का मतलब दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मेथड्स के केस में डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता है। ठीक है, अब सुनो, ये हुआ। अब मशीन अकाउंट अगर बनाएगा, ये हम लोग यूज किए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब मशीन अकाउंट जब बनाएगा, मशीन अकाउंट जब बनाएगा, तो सबसे पहले तो टू बैंक कितना लिखेगा बोलो, मशीन जब परचेज कर तो टू बैंक कितना होगा? 50,000। 50,000 होगा, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 में परचेज किया। ईयर 1 का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? 8182। 8182। सो बाय डिप्रिसिएशन 8182। अकाउंटिंग ऐसे करना है, बाय डिप्रिसिएशन 8182। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा ईयर 1 के एंड में बाय बैलेंस सी बाई डी? फटाफट बता बेटा, बिकॉज इस बेसिक्स है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने। बोलो। 41,818। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट है टू बैलेंस बी बाई डी 41,818, देन बाय डेप्रिसिएशन 7364, एंड बाय बैलेंस सी बाई डी जो भी अमाउंट आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी का इन लोग फॉर्मूला दे दिया है। सर फॉर्मूला इतना बड़का याद करने का है? बिल्कुल भी नहीं याद करने का है। क्या एग्जाम में फॉर्मूला इतना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सिंपली कैलकुलेशन शो कर देगा तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूला को भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। इन दिस केस द एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी मल्टीप्लाइंग व्हाट, मल्टीप्लाइंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। So in this case, the annual depreciation is calculated by multiplying original cost minus scrap value, that is depreciable amount, by the fraction. And what is the fraction? What by what? Denominator में क्या है? Total of all digits of the life of the asset. तो asset का life अगर 5 साल है, तो 5 साल में digits क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना हो गया? 15। एसेट का लाइफ अगर 10 साल है, तो 10 साल के डिजिट्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो उसका टोटल। देन सम ऑफ years इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। सम ऑफ years, the number of years including the present year of remaining life of the asset। फिर से, the number of years including the present year of remaining life of the asset। जैसे ईयर वन में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, रिमेनिंग लाइफ कितना है, इंक्लूडिंग ईयर 1, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर? 5 साल। ईयर 1 में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, इंक्लूडिंग ईयर 1? 5 साल ना। ईयर 2 में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, इंक्लूडिंग ईयर 2? 4 साल। 4। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं, गुड्डू बताना बेटा, ऐसा बोल सकते हैं कि अपने बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर में खड़े होकर देखेंगे कि एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है। ऐसा यस। अपने, है ना। तो ईयर मतलब बेस्ट क्या होगा, ऐसे ही सोचे ना कि ईयर 1 के स्टार्टिंग में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, 5 साल, उससे ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा ना। ईयर 2 के स्टार्टिंग में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, स्टार्टिंग में, ईयर 2 के स्टार्टिंग में 4 साल। ईयर 3 के स्टार्टिंग में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, 3 साल। ईयर 4 के स्टार्टिंग में एसेट का कितना लाइफ बचा हुआ है, 2 साल। इस तरीके से, है ना। क्लियर? तो वही चीज है, फॉर्मूला याद करने का वो जो लैंग्वेज है, याद करने का स्ट्रेस मत लो। फॉर्मूला अगर अपने यूज कर पा रहे हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है।
मैंने इसका कंसेप्ट आपको बता दिया ना कि रेशियो में एक डेप्रिशिएट करना है। रेशियो क्या है? 5:4:3:2:1। तो एसेट का जो लाइफ है उसका रेशियो में डेप्रिशिएट करना है। रेशियो अपने कैसे सेट करेंगे? रेशियो ऐसे सेट करेंगे कि इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो। तो एसेट का लाइफ अगर 15 साल है तो 15 साल का जो रेशियो, उसको कैसे सेट करना है? रेशियो को ऐसे सेट करना है कि स्टार्टिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में कम डेप्रिसिएशन। तो रेशियो कैसे बनेगा? 15:14:13:12:11 सो एंड सो। सोचो क्या बीता होगा स्टूडेंट्स पर, एग्जाम जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, कि सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड तो कभी सोचे नहीं था। कि तो सोचा था ऐसे ही है नॉलेज के लिए, बिकॉज हम लोग को भी टीचर लोग बोलते हैं कि AS10 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का AS है, जिसमें डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड WDV को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ये सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड तो नॉट सो इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज है, फंस गए बेचारे लोग। चलो इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 3 को थोड़ा सावधानी से, थोड़ा अलर्ट होकर करेंगे अपने, है ना। इलस्ट्रेशन 3, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज एट 10 lakhs। 10 लाख में मशीन को परचेज किया। नियम क्या है मशीन का? ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन का, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपया है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 years एंड रुपीज 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। सो यूजफुल लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है। डेप्रिशिएबल अमाउंट फटाफट आ जाओ बता दो। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,80,000। 8,80,000। 8,80,000 मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट है। 10 लाख माइनस 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/2020 1/1/2017। सो अपने डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करेंगे? 1/1/2017 से असेट को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/2017। तो 1/1/2017 से यूज होना स्टार्ट हुआ है तो वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग को मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है इन देयर बुक्स फॉर 2022। 2022 by using sum of years digits method। 2022 मशीन कब पुट टू यूज हुआ था? 1/1/2017। बट इस इधर में अकाउंटिंग कौन से ईयर का करना है? केवल 2022। माइंड इट, अगर क्वेश्चन बोला है 2022 का अकाउंट शो करो, तो अपने को केवल सिर्फ और सिर्फ 2022 का अकाउंट ही शो करना है। नहीं सर, अपने काम करेंगे ना 2017 से अकाउंटिंग शुरू करके 2022 का अकाउंटिंग भी लगे हाथ साथ में शो कर देंगे। गलत होगा, वो मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। नहीं सर, वो तो अपने अगर 2017 से अकाउंटिंग अगर शो कर रहे हैं तो वो तो मेरा वर्किंग में काउंट होगा। तो हम लोग 2017 से अकाउंटिंग शो कर देंगे, जिसमें साथ में 2022 भी आ जाएगा। तो एग्जामिनर 2022 को देखकर हमें मार्क्स दे देगा। बिल्कुल गलत सोच है, ये रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। लड्डू क्लियर? तो अगर अपने को क्वेश्चन बोलता है शो अकाउंट फॉर 2022, तो सिर्फ 2022 का अकाउंट को अपने को शो करना है। ठीक है। सो 2022 का अकाउंट शो करना है, जबकि ये मशीन परचेज कब हुआ था? 1/1/2017। मशीन का यूजफुल लाइफ 10 years है। तो मेरे को बताओ, अगर अपने को 2022 का अकाउंट शो करना है तो अपने को बेसिकली पहले क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 Jan 2022। यस और नो? यस सर। 2022 का अकाउंट शो करने के लिए द फर्स्ट दैट वी नीड इज द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 Jan 2022। सो एज ऑन, ध्यान से सुनना और देन बताना सोचकर। सो एज ऑन 1 Jan 2022 मशीन को यूज करते हुए कितने साल हो चुके हैं? हम लोग अभी इस पॉइंट पर 2022 1 Jan 2022 पर हैं।
मशीन परचेज हुआ था 1 Jan 2017। तो मेरे को बताओ एज ऑन 1 Jan 2022 मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 2017, 5 years। 18, 19, 20। 5 इयर्स बोलकर दिल तोड़ दिया मेरा एकदम। नहीं, जोड़ दिया, सॉरी, मेरा गलती। 5 साल ही है ना? सही बोल रहे हैं, माई मिस्टेक। ठीक है, तो 5 साल, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल। 5 साल। ठीक है, राइट। यानी मशीन ऑलरेडी 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। मशीन ऑलरेडी 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो मेरे को बताओ 5 साल में मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? कैसे कैलकुलेट करें? वो समझ रहे अपने, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना। ठीक है, अपने को सबसे पहले तो 2022 का काउंट बनाना है। तो 2022 का काउंट बनाने के लिए 1 Jan 2022 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। यानी बेसिकली वी नीड WDV ऑन 1 Jan 2022। मशीन परचेज हुआ था 1 Jan 2017 को। यानी एज ऑन 1 Jan 2022 मशीन को यूज होते हुए 5 साल हो चुका है। यानी 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो अपने को सबसे पहले 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, देन उसको कॉस्ट में से लेस करके WDV निकालना है। आई बात समझ में? माइंड मैप क्लियर हुआ? तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने, बताओ। ये सबको सर ऐड कर देंगे 10 year 10 इयर्स, प्लस। अच्छा। एक एक करके बस। गुड्डू बोल रहा है यूजफुल लाइफ कितना है बेटा? 10 years। 10 इयर्स तो का है। फिर आप बोल रहा है इसको ऐड कर लेना है। 10 इयर्स में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इस सबको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करें? कैलकुलेटर में करें, मेंटली करें, या फॉर्मूला यूज करें? फॉर्मूला यूज करके सर। फॉर्मूला यूज करने से जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। ये सर n फिफ्टी स्टैंड्स फॉर द फाइव n स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसमें 10 नेचुरल नंबर्स है, 1 to 10। सो n इज 10/year। तो कितना आ रहा है बेटा? 55 आ रहा है। तो 55 आ रहा है। तो अपने को, हाँ, टोटल कर लिया, देन बताओ। अब 5 year यूज कर लिए हैं तो अच्छा, इंक्लूडिंग ईयर भी लेना है तो रुको 10 रुको रुको रुको, प्लस। एक एक करके, एक एक करके। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। तो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था? 8,80,000। 8,80,000। तो अपने को डेप्रिसिएशन किस, यानी अपने को बेसिकली 8,80,000 को ही डेप्रिशिएट करना है 10 साल में, है ना? ध्यान से सुना। डेप्रिशिएबल अमाउंट 8,80,000 है। तो अपने को बेसिकली 8,80,000 को डेप्रिशिएट करना है 10 साल में इन द रेशियो ऑफ 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1। ठीक है, तो ये 8,80,000 को ही डेप्रिशिएट करना है 10 साल में। ठीक है, अब मशीन को यूज करते हुए कितना साल हो चुका है? 5 years। 5 साल हो चुका है। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन क्या अपने ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 8,80,000 इंटू, लाइक दिस, यस और नो? यस सर। है ना? बिकॉज अल्टीमेटली अपने को 5 साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऐड ही करना है। तो सीधा उसको फ्रैक्शन में ऐड कर दे। जैसे ईयर 1 का डिप्रिसिएशन क्या होगा बेटा, बता। ईयर 1 का डिप्रिसिएशन होगा 8,80,000 इंटू 10/55। ईयर 2 का डिप्रिसिएशन, ऐसे सुनो, ईयर 1 2017 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 10/55। ईयर 2 2018 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 9/55। ईयर 3 2019 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 9/55। ईयर 4 2020 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 7/55। ईयर 5 2021 का डेप्रिसिएशन 8,80,000 इंटू 6/55। करके अपने को तो 5 साल का डेप्रिसिएशन ऐड ही करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अपने टोटल डेप्रिसिएशन 5 साल का इस तरीके से निकाल सकते हैं
जिसमें अपने न्यूमरेटर को, जिसमें बेसिकली अपने कर क्या रहे, 8,80,55 को कॉमन ले रहे हैं ना। कैच करने का कोशिश करो। 8,80,55 को कॉमन लेकर ब्रैकेट्स में 10 + 9 + 8 + 7 + 6 है ना, ये सोनो। यस सर। यस। क्लियर है ना। अपने क्या करें, 8,80,000 एंड बाई 55 को कॉमन ले रहे हैं, एंड ब्रैकेट्स में 10 + 9 + 8 + 7 + 6 कर रहे हैं, तो अपने को 5 साल का डिप्रिसिएशन ऐड होकर मिल जाएगा, टोटल डिप्रिसिएशन 5 साल का मिल जाएगा। तो बताओ 10 + 9 + 8 + 7 + 6 कितना हो रहा है? 40। 14। 40 40 40। अमाउंट बता दो। 6,40,000। 6,40,000। ये 5 साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है। अब रिटन डाउन वैल्यू बताओ, रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालता है? सर 10 लाख जो ओरिजिनल कॉस्ट टोटल है। माइनस 6,40,000 कर देंगे, 360 आ जाएगा। फिर से एक बार बोला, वॉइस ब्रेक हो गया था बेटा, बताओ एक बार। सही सर बताया शायद। 10 लाख में से 6,40,000 जो 5 ईयर का है उसको माइनस कर देंगे, फिर जो WDB है 2022 का 1 जनवरी को वो 360 आ जाएगा। क्या बात है, कितना अच्छे से समझा कर बोला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मेरे को WDB कैसे मिलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन, 10 लाख माइनस 6,40,000 इज इक्वल टू 3,60,000। ये सोनो। तो 3,60,000 इज द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2022, 3,60,000। यस, ओके। अब अपने को 2022 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो 2022 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। क्या क्या लिखूं मैं इधर में, इधर में क्या लिखूं? 8,80,000 इंटू वॉट बाई 55। 2022 के लिए 5। 5 लिखेंगे, बिकॉज 21 तक तो 6 हो चुका था, तो 22 में 5 होगा ना। 21 तक तो 6 हो चुका था, 22 में 5 हो जाएगा। तो 8,80,000 इंटू 5/55। क्लियर है? कितना आ रहा है अमाउंट बता दो। 8,80,000 इंटू 5/55, 80। 80,000 आ रहा है, राइट। तो 2022 का डिप्रिसिएशन 80,000। देखो इस तरीके से मशीन अकाउंट बनाया। सो टू बैलेंस B/D 3,60,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। 3,60,000 का ओपनिंग बैलेंस देखो कैसे कैलकुलेट हुआ। 10 लाख मेरा ओरिजिनल कॉस्ट, 1,20,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू, यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 8,80,000 इंटू 10 + 9 + 8 + 6 + 7। ईयर 1 2 3 4 5 का डेप्रिसिएशन के लिए 10 + 9 + 8 + 6 + 7 + 6। देन डिनोमिनेटर में देखो, n × n + 1/2 की है, 55 आएगा ये। n × n + 1/2 55। तो देखो यही आया जो हमने किया, 3,60,000 रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया। देन 2022 का डेप्रिसिएशन के लिए 8,80,000 इंटू 5/55, 80,000। तो बाई बैलेंस C/D 2,80,000, टू बैलेंस B/D 2,80,000 एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो फिक्स्ड ऐसे ही बनेगा, टू मशीन एंड बाय PL। क्लियर है? सो दिस वाज सम ऑफ years ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है, अब से ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ चुका है। अब से के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट मेथड मशीन आर मेथड पर बेस्ड इलस्ट्रेशन 4। इजी है, बहुत ही इजी है। अ मशीन वाज परचेज्ड, इसमें बेसिकली मशीन का जो लाइफ है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स, यानी मशीन अपने पूरे लाइफ में कितना घंटा के लिए चलेगा। तो मशीन परचेज किया था 30 lakhs में, जिसका एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स है। यानी इधर में मशीन का लाइफ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, मशीन आवर्स।
So machine hours 24 lakh है. The scrap value is expected to be rupees 2 lakh. 2 lakh 2 लाख का स्क्रैप वैल्यू है. यानी स्टार्टिंग में 30 लाख पेमेंट करके मशीन को परचेज करेंगे एंड मशीन को 24,000 घंटा यूज करने के बाद जब उसको और यूज नहीं कर पाएंगे तो उसको 2 लाख में बेच पाएंगे, तो 2 लाख आ जाएगा. तो बताओ डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना होगा. ओरिजिनल कॉस्ट 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 लाख इज इक्वल टू 28 लाख. ये 28 लाख को अपने को डेप्रिशिएट करना है 24,000 घंटों में. सुन रहे मेरे बात. ये 28 लाख को अपने को डेप्रिशिएट करना है 24,000 घंटों में. द एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज. कैसे 10 साल में कैसे बताओ. 1 से 3 साल में 3,000 आवर्स पर ईयर. यानी ईयर 1 में 3,000 आवर्स यूज होगा मशीन, ईयर 2 में 3,000, ईयर 3 में 3,000. 4 to 6 2,600 आवर्स पर ईयर. यानी फोर्थ ईयर में 2,600 घंटे, फिफ्थ ईयर में 2,600 घंटे, सिक्स्थ ईयर में 2,600 घंटे. देन 7 to 10 यानी ईयर 7, 8, 9, 10 हर साल 1,800 1,800 1,800 1,800 करके. क्लियर. मैं तो जब ये सम कर रहा था खुद से तो मैं एक बार चेक किया. क्या चेक किया कि 3 साल के लिए 3,000 घंटा, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 2,600 करके, 3 साल के लिए कितना बता दो ना फटाफट यार. 7,800. 7,800. और 1,800 इंटू क्या करूं मैं. 4. अमाउंट बताओ. 7,200. 7,200. टोटल कर. 24,000 घंटे का हिसाब मिला. 24,000 घंटे का हिसाब मिला कि नहीं मिला. Yes sir. मिल गया ना. तो ये तो सम को सॉल्व करने से इसका कोई सच जरूरत नहीं है. बट स्टिल ऐसे ही एक बार चेक करके देखने का मन किया तो मैं जब इस सम को सॉल्व कर रहा था तो मैंने ऐसा किए करके देखा. तो 24,000 घंटे का हिसाब मिल गया कि मशीन 10 साल में 24,000 घंटे इस तरीके से यूज होगा. ठीक है. अच्छा मशीन को कितना डेप्रिशिएट करना है. 28 लाख. 28 लाख मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट है. तो इन 24,000 घंटों में 28 लाख. तो मेरे को क्या करना है इसमें. डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर मेथड. मशीन आर मेथड. तो मशीन आर मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें खुद सोचो. वेरी इजी. ईयर 1 से लेके ईयर 3, ईयर 1 से लेकर ईयर 3 हर एक साल, यानी ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में हर एक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना चार्ज थ्री होगा. थाउजेंड 24,000. 28 लाख इंटू 3,000 बाई 24,000. ईयर 4 to ईयर 6 28 लाख इंटू 2,600 बाई 24,000. यानी ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 में डेप्रिसिएशन इज 28 लाख इंटू 2,600 बाई 24,000. ईयर 7 to ईयर 10 हर साल डेप्रिसिएशन विल बी 28 लाख इंटू 1,800 बाई 24,000. है ना. इस तरीके से देखो उसमें दिया हुआ. दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर पर ईयर. यानी ईयर 1 में भी 3.5 लाख, ईयर 2 में 3.5 लाख, ईयर 3 में 3.5 लाख, ऐसे करके. देन इसी का एक वेरिएशन है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. जैसे मशीन आर रेट में क्या हो रहा था. अच्छा मशीन आर रेट, ये मेथड तो समझ में आया कि नहीं आया. जल्दी बताओ. मेथड में सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था. मेरे को बताओ ये मशीन आर रेट मेथड तो समझ में आ गया, बट ये मशीन आर रेट ये एमेचर है क्या. मशीन आर रेट क्या है.
सर ये एक कैसे मतलब कैलकुलेट करके वो बता दे। 28 लाख बाय 24,000। वेरी नाइस परफेक्ट। सो गुड्डू बोल रहा है कि मशीन आर रेट, सर मीनिंग नाम में ही नाम से ही समझ में आ रहा है, मशीन आवर रेट यानी 1 घंटा मशीन को यूज करने का कितना चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट 28 लाख है, 24,000 घंटा है, तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन चार्जेस 28 लाख बाय 24,000, दैट इज MHR, मशीन आवर रेट। सो 28 लाख बाय 24,000, रेट कितना निकल रहा है, ये 1 घंटे का रेट। तो ईयर 1 में मशीन 3,000 घंटा यूज हुआ है, तो 3,000 घंटे का डेप्रिसिएशन इज 116.67 इंटू 3,000, 3.5 लाख आ रहा है ना। यस सर। जैसे ये वाले केस में, ये मतलब ये मेथड में मशीन का लाइफ जो था वो नंबर ऑफ आवर्स पर बेस्ड था। नेक्स्ट मेथड जो प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड है, समझ ही जाओ, इसमें मशीन का जो लाइफ है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स द मशीन कैन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। So this machine is expected to produce 1,50,000 units during its lifetime. 1,50,000 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकता है अपने पूरे जीवन काल में। यानी इधर में जो लाइफ है वो इयर्स में नहीं, यूनिट्स में मेजर हो रहा है। मशीन आर के केस में मशीन आवर्स में हो रहा है, प्रोडक्शन इस मेथड के केस में प्रोडक्शन यूनिट्स में मेजर हो रहा है। क्लियर। तो बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख, यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट 18 लाख। बोलो ईयर 1 to 3 का डेप्रिसिएशन 18 लाख इंटू 20,000 बाई 1,50,000। ईयर 4 to 7 का डेप्रिसिएशन 18 लाख इंटू 15,000 बाई 1,50,000। ईयर 8 to 10 का डेप्रिसिएशन 18 लाख इंटू 10,000 बाई 1,50,000। क्लियर है। यस सर। इस तरीके से एक चीज नोटिस की है कि सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये तीन मेथड्स में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहे हैं इट इज ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट। यस और नो, इट इज ऑन डेप्रिशिएबल अमाउंट which is original cost minus scrap value. Now depletion method, ये मेथड बेसिकली कौन से एसिड्स के केस में यूज होता है, माइंस वगैरह के केस में यूज होता है। माइंस, क्वेरीज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना, जैसे माइन में से कोयला निकालते जाएगा तो वो डिप्लीट होते जाता है। मतलब माइन में जो कोयला का क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड स्टॉक है, 2 टन्स में है बट एक लिमिटेड स्टॉक है। माइंस में जितना कोयला है उतना ही कोयला निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे अपने माइन से कोयला को निकालते जाएंगे वो माइन जो है वो डिप्लीट होते जाएगा, कम होते जाएगा उसमें कोयला का स्टॉक। क्लियर। सो डिप्लीशन मेथड इज सेल्फ अंडरस्टूड, क्योंकि हमने ऑलरेडी मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन मेथड कर लिया है। तो इसमें भी देखो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते, कैसे कैलकुलेट करते हैं। So Messrs. Surya and company took lease of a quarry on 1/1/2019 for rupees 100 lakhs. और टेक्निकल एस्टिमेट क्या बताता है कि इस माइन में 2 लाख टन जितना कोयला है, मिनरल डिपॉजिट है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डिप्लीशन मेथड में। 2019 में 2,000 टन एक्सट्रैक्ट हुआ, तो 2,000 टन जितना वो डिप्लीट हो जाएगा, माइन डिप्लीट हो जाएगा। यस और नो। तो व्हाट इज यस। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन,
100 लाख इंटू 2000 बाय 2 लाख, कितना रहे? 1 लाख। ये सोनू यस। है ना? सो इसमें माइन खरीदा था कितना में? 100 लाख में। एंड माइन में मिनरल डिपॉजिट 2 लाख टन है। 2019 में 2000 टन निकाल लिया है, तो वो इतना डिप्लीट हो गया। तो depreciation and depletion method will be equal to 1 lakh, I'm sorry, 100 lakhs. 100 lakhs means 1 crore into 2000 by 2 lakh is equal to how much? 1 lakh. Here. Then 2020 में बताओ, 100 lakhs into 10,000 by 2 lakh कितना आ रहा? 5 lakhs. एंड ये 2021 में 7,50,000। देखो, क्वेरी लीज अकाउंट, ये माइन एसेट का नाम है, क्वेरी लीज अकाउंट। टू बैंक 100 lakhs बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख। कैलकुलेशन चेक कर लो। बाय बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी, बाय डेप्रिसिएशन 5 लाख। सेकेंड ईयर 5 लाख, टू बैलेंस बी बाई डी, बाय डेप्रिसिएशन 7,50,000 एंड बाय बैलेंस सी बाई डी 86,50,000। यस और नो? क्लियर है? एंड डेप्रिसिएशन का तो सेम तरीके से काउंटिंग होता है, राइट? ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड है ना, ये अपने बेसिकली टैंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं। एसेट्स दो टाइप का होता है, टैंजिबल इंटैंजिबल। एसेट्स दो टाइप का होता है, टैंजिबल इंटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स के लिए दोनों ही डेप्रिशिएट करते हैं, बट टैंजिबल एसेट्स के लिए वी यूज द टर्म डेप्रिसिएशन, एंड इनटैंजिबल एसेट के लिए वी यूज द टर्म amortization, सेम एज डेप्रिसिएशन। एसेट का नेचर डिफरेंट है तो डेप्रिसिएशन का नाम भी डिफरेंट है। टैंजिबल के केस में डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल के केस में amortization। कंसेप्ट वही सेम है, राइट? अब इलस्ट्रेशन 13 में आ जाओ। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट, एक इंटैंजिबल एसेट है, 1 जुलाई 2021 को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो सोचो कितना मंथ्स का डेप्रिसिएशन? बोलो। पेटेंट इज इन सिक्स टैंजिबल मंथ। एसेट, कितना? 6 मंथ्स। 1 जुलाई 2021 को ये परचेज किया था, परचेज इन द सेंस कि रजिस्टर करवाया था। एंड बुक्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर, यानी 6 मंथ्स के लिए एमिटाइज करेंगे। अभी डेप्रिसिएशन यूज नहीं करना, एमिटाइज करेंगे। द पेटेंट वॉज डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 28 लाख, ये इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड स्पेंट रुपीज 2 लाख टूवर्ड्स लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन, इसके बिना तो ये रजिस्टर नहीं होगा। तो 2 लाख को क्या करना है? ऐड 20 करना है। 28 लाख के साथ ऐड करना है। सर बिल्कुल वैसे जैसे मशीन के केस में इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाता है, वैसे पेटेंट जैसे इनटैंजिबल एसेट के केस में ये लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ऐड हो जाता है, बिकॉज ये खर्च किए बिना हम लोग पेटेंट को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। पेटेंट इंटैंजिबल एसेट नहीं बन पाएगा, एक एसेट के कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, राइट? जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर किए बगैर अपने मशीन को यूज नहीं कर सकते, यूज करने लायक बनाने के लिए इंस्टॉलेशन करना जरूरी होता है, वैसे पेटेंट को इंटैंजिबल एसेट के क्राइटेरिया में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस, उसको रजिस्टर तो करेगा तभी ना वो पेटेंट बनेगा। बिना रजिस्टर किए वो पेटेंट कैसे बनेगा? जैसे बिना इंस्टॉलेशन चार्जेस किए, बिना इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर के मशीन को पुट टू यूज नहीं कर सकते, वैसे बिना रजिस्ट्रेशन किए पेटेंट कैसे बन सकता है? ठीक है, ये सोनो। तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया मेरा? 30 लाख। 30 लाख हो गया। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो बताओ, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लाइफ है 10 years का, 10 years का।
तो 28 लाख प्लस 2 लाख इज 30 लाख। 30 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 30 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है। पेटेंट का लाइफ 10 साल है, तो 1 साल का कितना हो गया? 30 लाख बाई 10 इज 3 लाख। अभी 2021 में ये 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो 6 मंथ्स का अमेटाइजेशन इज 3 लाख वन इंटू पॉइंट 6 बाई फाइव 1,50,000। क्लियर है? तो देखो, यूजफुल लाइफ 10 years फ्रॉम 1 जुलाई 2021। रेसिडुअल वैल्यू इसका नील है। पेटेंट का वैल्यू इज 28 लाख कॉस्ट प्लस 2 लाख लीगल एक्सपेंसेस एंड रजिस्ट्रेशन 30 लाख। सो एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का 3 लाख है, एंड 6 महीने का डेप्रिसिएशन इज 3 लाख इंटू 6/12 1,50,000। फिर सेकेंड ईयर में एमिटाइजेशन, सॉरी एमिटाइजेशन बोलना, सेकेंड ईयर 2022 में एमिटाइजेशन विल बी 3 लाख ओनली, पूरा साल का है। ये सोनो, एमिटाइजेशन अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाते हैं। ये सोनो, तो एमिटाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 पेटेंट एंड क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ इलस्ट्रेशन 14 में आ जाओ। Prime streaming company acquired the streaming rights of a movie. Streaming rights is a intangible asset for rupees 18 lakh with contracted duration of the streaming period being 10 years. तो 10 साल इसका लाइफ है। At the beginning of the fourth year, based on the decline in viewership, Prime streaming company decided to stream the movie only for the next 5 years. यानी हुआ क्या कि एक स्ट्रीमिंग राइट्स अक्वायर किया था एक पर्टिकुलर मूवी का 18 लाख देकर, जिसको 10 साल तक स्ट्रीम कर सकते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। 10 साल का मेरे को राइट है, 18 लाख देकर वो राइट को अक्वायर किया था। बट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में क्या लग रहा है कि मूवी केवल नेक्स्ट 5 years के लिए ही चला पाएंगे। यस और नो? तो ये कब लग रहा है? फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर से पहले थर्ड ईयर के एंड तक, थर्ड ईयर के एंड तक, फोर्थ ईयर बिगिन होने से पहले थर्ड ईयर के एंड तक कितना एमिटाइजेशन हो चुका है? 1 साल का एमिटाइजेशन बताओ। 18 लाख बाई 10, 1,80,000। 1 साल का एमिटाइजेशन इज 18 लाख बाई 10, 1,80,000। तो फोर्थ ईयर के बिगनिंग से पहले थर्ड ईयर के एंड तक 1,80,000 इंटू 3, 1,80,000 इंटू 3 इज हाउ मच? बोलो। 5,40,000। यानी 5,40,000 का एमिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका WDB कितना बचा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर या बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर? बताओ। 18 लाख माइनस 5,40,000 कितना आ रहा है? 12,60,000। 12,60,000। तो फोर्थ ईयर के बिगनिंग में ये वाले इंटेंजिबल एसेट का रिटन डाउन वैल्यू 12,60,000 है। अब इसको और कितना साल यूज करेंगे? प्राइम स्ट्रीमिंग डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब ये 5 साल और इसको चलाना है मूवी को। तो ये 12,60,000 को क्या करना है? 5 साल में डिप्रिशिएट करना है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। यानी ईयर 4 से एमिटाइजेशन विल बी 12,60,000 बाई 5 इज इक्वल टू 2,50,000। आइए बात समझ में? यस। ठीक है। सो एक बार सोल्यूशन को देखते हैं। राइट्स हमने अक्वायर किया था 18 लाख में, और उसको स्ट्रीम कितना साल के लिए करने का था? कॉन्ट्रैक्ट कितना का लिया? ड्यूरेशन ऑफ 10 years। तो हर साल का अमोर्टाइजेशन बना 1,80,000। अभी बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर में वो जो मूवी है उसका व्यूअरशिप डिक्लाइन हो गया है, तो लग रहा है कि इसको और 5 साल रन करेंगे। तो बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर से पहले 3 साल हो चुका है, 3 साल बीत चुका है। तो 3 साल में कितना अमोर्टाइजेशन हो गया है?
1,80,000 इंटू 3 5,40,000। सो थर्ड ईयर के एंड में carrying amount या written down value, carrying amount is written down value of the streaming rights at the end of the third year is 18 lakh minus 5 lakh 40, 12 lakh 60। अभी इसको और 5 साल यूज करेंगे तो 12,60,000 को 5 साल में डेप्रिशिएट एमिटाइज करना है। 12,60,000 को 5 साल में एमिटाइज करना है। तो 5 साल का एमिटाइजेशन हर साल कितना? 12,60,000 को 5 साल में एमिटाइज करना है तो हर साल का एमिटाइजेशन विल बी 12,60,000 बाई 5 इज इक्वल टू 2,52,000। ये सोनो। यस सर। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कई बार हमने देखा है कि रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ यूज होता है। ठीक है। बट ये जो रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ है ये बेसिकली दीज आर एस्टिमेट्स। इसका एग्जैक्ट एक्चुअल अपने को कब पता चलता है? जब अपने मशीन को यूज करना बंद कर देते हैं, यानी मशीन को आप बेच के नया मशीन या नया एसेट परचेज करेंगे, राइट? तो इसका एग्जैक्ट अपने को बाद में पता चलता है। बट जब अपने ओवर द इयर्स डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसका एक एस्टिमेट लेकर कैलकुलेशंस को करते हैं अपने डेप्रिसिएशन का, राइट? सो ये जो यूजफुल लाइफ है इसका एग्जैक्ट किसी को पहले से नहीं पता है, ना रेसिडुअल वैल्यू का भी एग्जैक्ट पहले से किसी को पता है। इसको बेसिकली एस्टिमेट किया जाता है फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। दैट इज व्हाई दीज आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नाउ क्योंकि ये एस्टिमेट्स है, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलते हैं? आप ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ को हर साल रीअसेस करो, हर साल ईयर के एंड में रिव्यू करो कि इसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया। और अगर चेंज आया है तो आप अकॉर्डिंगली अपने डिप्रिसिएशन के अमाउंट को भी रिकैलकुलेट करो, है ना? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अपने रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ का यूज करते हैं। बट रेसिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो एएस 10 क्या बोलते हैं? एएस 10 ये बोलते हैं कि क्योंकि दीज आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच आर सब्जेक्ट टू चेंज तो हर साल ईयर के एंड में इसको रिव्यू करना है, रीअसेस करना है कि इसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया। अगर चेंज आया तो अकॉर्डिंगली आप अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट को भी चेंज कर दें। ठीक है। तो जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन 11 में देखो, एक मशीन परचेज हुआ था ₹6 लाख का, जो स्ट्रेट लाइन बेसिस में डेप्रिशिएट होता है। 10 इयर्स इसका वर्किंग लाइफ है, वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। एंड रेसिडुअल वैल्यू निल है फॉर 3 इयर्स, यानी 3 साल, 3 साल हो चुका है। तो 3 साल में कितना डेप्रिशिएट हो चुका है ये बताओ? मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख है, इसका यूजफुल लाइफ कितना एस्टिमेट किए थे? 10 साल। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस में इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट पर एनम इज 6 लाख बाई 10, 60,000। सो डेप्रिसिएशन पर एनम में 60,000 एंड इसको यूज करते हुए 3 साल हो चुका है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 60,000 इंटू 3, 1,80,000। 1,80,000 ये डेप्रिशिएट हो चुका है। तो इसका कैरिंग अमाउंट या रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हुआ बोलो? 6 लाख माइनस 1,80,000 इज हाउ मच? 4,20,000। आगे क्या बोला हुआ? द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर के एंड में जरूर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट को रिव्यू किया होगा। तो रिव्यू करने पर क्या पता चला कि 5 साल और इसको यूज कर पाएंगे। यानी अब क्या करना है? वो जो 4,80,000 का बैलेंस बचा हुआ है कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीवी, उसको नेक्स्ट 5 इयर्स में डेप्रिशिएट करना है। तो हर साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 4,20,000 बाई 5 कितना हो गया? 84,000। क्लियर है?
सो डेप्रिसिएशन पर ईयर 60,000 का पहले 3 साल हो चुका है 1,80,000। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 4,20,000। रिवाइज एस्टिमेट्स 5 साल, तो 4,20,000 को 5 साल में डिप्रिशिएट करेंगे तो हर साल डिप्रिशिएशन अमाउंट इज 84,000 पर एनम। सो दिस इज हाउ वी do the revision of the estimated useful life of property, plant and equipment। इसका इफेक्ट अपने डिप्रिसिएशन में इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस द वेरियस मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, reducing balance method, sum of years of digits method, machine hour method, production units method and depletion method, ये 6 मेथड को सीखा है, राइट। एंड इसके अलावा अपने इंटेंजिबल एसेट्स के केस में एमिटाइजेशन कैसे कैलकुलेट एंड अकाउंटिंग करते हैं वो सीखा। एंड अभी एंड में हमने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में अगर कोई चेंज या रिवीजन होता है तो उसका डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर क्या इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट करना हमने सीखा, राइट। तो आज क्योंकि पहला लेक्चर है तो वी आर कीपिंग इट टू द बेसिक्स ओनली। नेक्स्ट क्लास इसमें अपने पूरा अकाउंटिंग सीखेंगे, जिसमें सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट भी आएगा, राइट। यानी मशीनरी अकाउंट वगैरह भी अपने बनाना सीखेंगे, राइट। क्लियर? समझ यस। में आज का डिस्कशन क्लियर है? चलो यस। देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।